अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 9 मई की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द वर्क, क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद बेशक एक सेशन तो हो गया, मगर वो गर्मा गर्मी सेशन में देखी नहीं गई जो उसूली तौर पे होनी चाहिए थी। और उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर बहरहाल एक तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वो भी एक बड़ी रीज़न थी जो थोड़ी डिप्रेस नज़र आई। अच्छा, अब आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म हो गया हमारे पास से? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। मामला अपनी जगह पे जारी है। जो टग ऑफ वॉर की कैफियत है, एक दूसरे से सबकत ले जाने की जो कोशिश है, वो मुसलसल चल रही है। तो इस कोशिश में एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसका नुकसान मार्केट के सेंटिमेंट्स को होगा, और ऑब्वियसली उसके एंड रिजल्ट जो है वो हम झेलेंगे। तो इसलिए मैंने ये कहा कि पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म नहीं हुआ और अनसर्टेनिटी बरकरार है। अगर कुछ फ़र्क पड़ा है तो ये है कि सिचुएशन थोड़ी काम डाउन हो निस्बतन है। मतलब कल तक आपको पता ही नहीं था हो क्या रहा है। जैसे अगर मैं रमज़ान की बातें करूं, तो रमज़ान में हम बहुत शदीद परेशान थे। जो 9 अप्रैल का जो दिन था कौमी असम्बली में, फिर उसके बाद पंजाब असम्बली के इश्यूज़, फिर सदर गवर्नर, मतलब दीगर मामला, समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। तो उनसे हम बाहर आ गए कि अब चाहे कुछ भी कहते रहें, ये बात तो सबको समझ में आ गई कि रजीम चेंज हो चुका है, नया वज़ीर आज़म आ चुका है, नया वज़ीर ख़जाना आ चुका है, और चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो गए। गवर्नर्स और सदर की तब्दीली कोई इतनी बड़ी अहम तब्दीली नहीं है, वो डिसीजंस आएंगे, वो भी हो जाएगा। आगे मैंने ये लिखा है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कोई जो फंडामेंटल ऑफ द इकॉनमी है वो कोई बहुत अच्छे नहीं हो गए, वो अपनी जगह पे नेगेटिव ही हैं। और अब इस वक्त अगर हम देखें तो ऑपोजिशन बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग की अनाउंसमेंट कर चुकी है रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। वो फौरी तौर पे इलेक्शन चाहते हैं, तो दबाव बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के जहन में इतना सा भी ख्याल है कि वो इलेक्शन फौरी तौर पे करा दे। हुकूमत की अव्वलीन ख्वाहिश और कोशिश जो हो सकती है या होनी चाहिए, वो है डैमेज कंट्रोल। कि जो पिछली हुकूमत ने जो डैमेज कर दिया है इकॉनमी को, ख़ास तौर पे जो जाते हुए उनकी जो बैड गवर्नेंस, मैं ख़ास तौर पे पिछली हुकूमत के बारे में एक जुमला कहा करता था, बैड गवर्नेंस या नो गवर्नेंस। तो वो जो सूरत हाल रही, और फिर जाने से पहले जो पेट्रोल की कीमत और बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज करना, वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ IMF, ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल डाल गई हैं। ये मैं इनको इस तरह भी कहता हूँ कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, जो फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है अब नई हुकूमत को। IMF की बहुत सी चीज़ें अभी वाज़े तौर पे सामने नहीं आई। बेशक मुलाकात हुई है, वादे हुए होंगे, मगर क्या वो रिलीज़ होने जाएगी, क्या हम उनकी तमाम बातें मान पाएंगे, ये अभी सारा कुछ हमारे सामने नहीं आया। दूसरी बात यह कि जो सऊदी अरब का विज़िट था, उसमें भी स्पेकुलेशन है कि डेफर्ड पेमेंट और फलाना, थोड़ा सा उधार पे तेल, इस तरह की बातें हैं। अभी हमको सही से पता नहीं चला कि हम कितना चंदा लेने में कामयाब हुए हैं। ठीक है ना, डोनेशन मेरे ख्याल में चंदे को ही कहते हैं। तो और कितना क़र्ज़ा हमें मिल सकेगा, क़र्ज़े की कंडीशंस क्या होंगी, तो ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हैं।
इस वजह से अभाम पाया जाता है और उसी का मैं कहूँगा नतीजा हम जो है मार्केट में देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है कि हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी की तवक्को है, जिसकी बड़ी मिसाल आज का दिन था जहाँ पर जेलम में, मेरे ख्याल में शायद जेलम है या अटक है, जहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा तकरीर कर रही थी और मियांवाली में इमरान खान साहब, बोथ आर क्राउड पुलर और बोथ आर मेन फिगर्स ऑफ देयर पार्टीज़। तो अब ये मुकाबले, ये सारी चीज़ें ये चलती रहेंगी। अब जिस तरह अपोजिशन जलसों की बात कर रही है तो मरीम नवाज़ भी जलसे करने निकल गई हैं, तो ये गर्मा गर्मी रहेगी। और इस गर्मा गर्मी के दौरान जो दूसरी गर्मा गर्मी है वो इदारों का अमल है। अब चूँकि मामलात इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हैं तो अगर पॉलिटिकली कोई तब्दीली आई तो मैं आपको कोई छोटी सी वीडियो में बात कर लूँगा, अभी ये बात लंबी हो जाएगी, हम सीधा मार्केट पर बात कर लेते हैं। देखिए, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में कुछ कहने को इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट वीक में एक ही सेशन है हमारे पास और कुछ नहीं है। तो 376 पॉइंट का नुकसान है एक ही सेशन में। मैंने यहाँ पर जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है। अगर 2021 में देखें तो मैंने बताया था कि दिसंबर का वो वाहिद महीना था जिसमें हमारे पास इन्फ्लोज हुई, फिर जनवरी 2022 में वो इन्फ्लोज कंटिन्यू हुई, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने सेलिंग। तो ये मुसलसल सेलिंग का जो हिसाब है, और अगर मैं देखूं तो 2015, 16, 17, 18 इसमें मुतवातर सेलिंग, 19 में थोड़ी इन्फ्लोज, फिर 20, 21 सेलिंग। तो ये एक सिलसिला फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग का चल रहा है, ये मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है आपको। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जो जुमे का सेशन हमारा गुजरा है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जुमे के सेशन के बारे में 2 बातें कही थी। एक तो चीज़ ये थी कि वो 45,600 तक जा सकता है। जो ईद से पहले का आखिरी सेशन था उसमें जो रिकवरी हुई थी लो से, वो एक उम्मीद दे गई थी कि शायद एक तो ईद के बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है तो वो, और फिर वो जो रिकवरी लास्ट सेशन की थी तो हम 600 के लेवल को शायद टेस्ट कर लेंगे। कोई बहुत तेज़ी की बात तो नहीं थी मगर ये उम्मीद थी। और रिस्क मैनेजमेंट में मैंने ये बात ज़रूर कह दी थी कि अगर मार्केट 45,249 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी, फिर मार्केट डिप्रेस रहेगी। और अगर मैं आगाज़ देखूं तो तकरीबन 45,185 के आसपास मार्केट खुली और खुलने के साथ ही नीचे आ गई 45,000 के पास। पहला जो शार्प लो है वो भी 45,013 का था, उसके बाद फिर ज़रूर ऊपर गई प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद और फिर दोबारा 45,000 पे आई। फिर वो 45,000 पहले सेशन में ऑनर होता रहा और मैंने पहले सेशन के दौरान जो मिड डे कॉल दी उसमें मैंने यही बात कही थी कि अगर तो ये 45,000 ऑनर होता है तो फिर हम थोड़ी मूव देख लेते हैं, और अगर 45,185 के ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर मार्केट आज के दिन का हाई बनाएगी, वरना हाई तो बना नहीं था, मार्केट खुली नीचे। तो ये बात मैंने मिड डे कॉल में कही और मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर तो मार्केट 45,000 तोड़ देती है तो 44,874 भी नहीं बचेगा। फिर जुमे की नमाज के बाद जब सेशन हुआ तो मैंने कहा कि वॉल्यूम कम है तो शायद बच जाए 874, वी नेवर नो, मगर एंड में जाके 874 टूट गया। वॉल्यूम भी कोई ख़ास नहीं रहे, मगर बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो डिप्रेशन रही। अब आप इसको क्रेडिट कर दें डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, नेगेटिव फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इकोनॉमी, व्हाट्सोएवर, किसी चीज़ को भी कर दें। सिंपल अगर मेरी टेक्निकल ज़बान सुनना चाहेंगे तो 45,249
249 के नीचे अगर ट्रेड कर रही है तो डिप्रेशन है। अब जिसको रीज़न ढूंढने वो रीज़न ढूंढ ले, मगर मार्केट ने सुबह सुबह बता दिया 185 पे खुल के कि आज मैंने तेज़ी नहीं करनी, वाज़े तौर पर। तो जनाब ये सूरत हाल रही और फिर उसके बाद मार्केट 376 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। अच्छा, अब हमने प्रिसाइस लेवल टेबल भी अपडेट कर दिया है, तो देख लीजिए, नए लेवल्स आपको दे दिए। अब यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बताने की कोशिश की है। ओवरऑल जो मार्केट का वो है सिचुएशन वो बताई है, मीडियम टर्म के हवाले से या लॉन्गर टर्म में देखें तो मैं देख रहा था, एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने की कि पिछले 15 महीनों में क्या हुआ। पिछले 15 महीनों में मार्केट एक लिमिटेड रेंज में रही और वो रेंज क्या थी, 42,800-700 और 46,200। तो 44-45-40 3,400 पॉइंट का ये एक एरिया बनता है जिसमें मार्केट 15 महीने रही। 15 महीने रही मार्केट। और जब मैं देख रहा था कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है तो मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि यार काफ़ी सारे स्टॉक ने तो नए लो बनाए, मार्केट ने तो 42,700 तोड़ा ही नहीं। तो मुझे फ़िक्र लाहक हुई और मैं कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ चला गया। फिर मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस एक दो स्टॉक सीमेंट के ले लिए, एक दो स्टॉक ऑयल के ले लिए और मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। फिर मैंने सोचा कि इतना बहुत है, बाकी जब स्क्रिप एनालिसिस होगी तो उस वक्त भी देख लेंगे, उस पर भी अपडेट करूँगा। तो मुझे ये ख़ास बात नज़र आई कि इंडेक्स टूट नहीं रहा था जितना स्टॉक टूटा। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरी बात का? इस कंपैरेटिव एनालिसिस को करने का मकसद ये था कि मैं ये देख सकूं कि इंडेक्स तो टूटा नहीं, स्टॉक इतना टूट चुके हैं। और अमेजिंगली इंडेक्स के पास अभी और जगह बाकी है। क्यों? इसके जो लोअर रेंज है वो 42,700-800 पॉइंट का एरिया है। तो ठीक है, मार्केट और नीचे अगर जाती है 42,800 तक तो एटलीस्ट मंदी इस्टेब्लिश होने की फ़िक्र तो हम नहीं कर रहे। हाँ, शॉर्ट टर्म से बाहर मीडियम टर्म में एक्यूमुलेशन, लॉन्गर टर्म की एक्यूमुलेशन, मगर मंदी इस्टेब्लिश नहीं हो रही। स्ट्रेटजीज चेंज होती रहेंगी क्योंकि 15 महीने से इस रेंज में मार्केट है, 15 महीने। तो ये चीज़ मैंने देखी और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है, अगर ये जो इसके लेवल्स हैं जैसे 46,193, 46,193, इसके ऊपर मार्केट अगर सरवाइव कर जाए, और इसके ऊपर सरवाइव करने का मतलब ये नहीं है इसको टेस्ट करे और ये भी नहीं है कि एक दिन क्लोजिंग दे दे। ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड उसमें देखा कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। एक हाई बन जाता है, 46,193 की बात कर रहा हूँ मैं, 46,400 का हाई बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखना ये है कि उसके बाद मार्केट मेंटेन कर रही है 46,193 को, ये बार बार उसको स्ट्राइक कर रही है। अगर बार बार स्ट्राइक कर रही है 193 को तो हम थोड़े केयरफुल रहेंगे। और अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस एरिया को उसने नॉक किया है 2 से 3 दफ़ा। अभी मेरे सामने वो चार्ट नहीं है, वरना मैं आपको एग्जैक्टली बताता कितने दफ़ा नॉक किया। और जितने दफ़ा इस एरिया में आई और काफ़ी 46,193 से अच्छा खासा ऊपर भी गई, हर दफ़ा जब भी ऊपर आई या उसने नॉक किया इस एरिया को, हमें सिर्फ एग्जॉस्शन देखने को मिली। कई दफ़ा तो हमने 8-10 सेशन देखे, मगर वो विक्स बनती रही, हाई बना नीचे क्लोजिंग, हाई बना नीचे क्लोजिंग। अलामतें हैं एग्जॉस्शन की, अलामतें हैं कि यहाँ माल आ रहा है, रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं और ये बातें मैं अपनी रोज़ाना की कॉल में ऑलरेडी बताता हूँ।
तो ये तो ओवरऑल इंडेक्स का आउटलुक है कि अगर हम इसको इस तरह समझें तो हम 46,193 के ऊपर नई रैली देखेंगे अपॉन stability above that level, whereas the current situation got the ability to drag index down. इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंडेक्स को नीचे ले जाने के लिए काफ़ी है, ले जा सकती है। और मैंने जो लिमिट बताई है वो 42,700-800 का एरिया, कि वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, जा सकती है मार्केट, नामुमकिन नहीं है। मुश्किलें तो पैदा होती हैं उसके नीचे। अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस किस लिए की? कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए की कि मार्केट 15 महीने में एक रेंज में, और जो स्टॉक है जब ये 15 महीने शुरू हुए, जहाँ से मैंने चेक करना शुरू किया फरवरी 2021 से, तो फरवरी 2021 में ये स्टॉक यहाँ पर है और इंडेक्स यहीं चल रहा है, और आज मई 2022 में ये स्टॉक यहाँ पे है, इंडेक्स वहीं चल रहा है उसी रेंज में। ये मैंने थोड़ा सा साबित करने की कोशिश की है। अगर इसका मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या कॉरपोरेट रिजल्ट से आपको कोई शिकायत है? क्या कॉरपोरेशन ने अच्छी अनाउंसमेंट नहीं दी? मुश्किलात तो आती रहती हैं, आती रहेंगी, अप्स एंड डाउन होंगे। क्रूड 100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये तो सब चलेगा। 111 का हाई बनाया है, अभी मेरे ख्याल में 109 110 के पास ट्रेड हो रहा है, तो ये सब चलता रहेगा। तो स्ट्रेटजीज को तब्दील करेंगे, एक्यूमुलेशन की जा सकती है। अगर मैं उन स्टॉक्स का अभी क्या नाम लूँ, स्क्रिप्ट कॉल में डिस्कस कर लेंगे, तो कई स्टॉक ऐसे थे जिसमें पेशेंस के साथ मैंने आपको लेवल्स भी बताया कहाँ बाय करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था ईद से पहले भी वो लेवल आया है, आज तो मैंने नहीं देखा। 376 पॉइंट की मंदी है, तो हो सकता है आज भी आ गया हो, आज उससे भी नीचे गया हो। तो हो सकता है कुछ स्टॉक में आपकी बोनस बाइंग होना शुरू हो जाए। कुछ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे अभी, ये रजीम चेंज, क्योंकि जब इट्स नॉट अ इंटरम गवर्नमेंट, बट जो गवर्नमेंट जिस तरीके से आई है, मतलब एक जुज़वी वक्ती मुद्दत के लिए, तो उसमें पॉलिसी साज फैसले नहीं होते जब तक कि एक नई हुकूमत पूरे मैंडेट के साथ ना आए। तो जब पॉलिसी साज फैसले नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम रह सकती है। तो कुछ सेक्टर हो सकता है जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं वो परफॉर्मेंस ना दे, इस बात को समझिएगा। मैंने बता दिया आपको कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, ये कोई पॉलिसी वॉलिसी शायद ना दे पाए, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी। तो आप भी अपनी उम्मीदें थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखिएगा। अगर अच्छा गेन मिल गया तो आपने कौन सा वापस कर देना है, जेब में ही रखना है। मगर रियलिटी बेस अगर आप उम्मीद रखेंगे मार्केट से तो ज़्यादा आ जाएगा तो खुशी होगी, मगर पहले से बड़े टारगेट बना लेंगे तो फिर अगर वैसी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो एक तो दुखी होंगे, और सबसे बड़ा मसला ये होगा आप माल बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके तो टारगेट बड़े, वो ऊपर जाएगा, वो एग्जॉस्ट होगा, आप उम्मीदों के सहारे खड़े रहेंगे, वो नीचे आ जाएगा और बहुत लॉस होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई ऑलवेज सेड कि रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए, फैंटेसी बेस्ड टारगेट नहीं होने चाहिए अगर आपको इन मार्केटों से कमाना है। ये मार्केटें तवक्कुआत से ज़्यादा आपको कमा के देती हैं, बट आप अपने टारगेट को रियलिस्टिक रखें। अगर मार्केट 50,000 चली जाती है, और मेरा एक स्टॉक है, अभी पिछले दिनों हमने कई स्टॉक्स पे डिस्कस किया, 14%, 22%, 8%, 10%,
इसी हालात में हुआ ना, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी कुछ स्टॉक आपको 20%, 25%, 50% दे दे। आपकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, एक तो अहम बात। दूसरी बात यह कि आपको एग्जिट लेनी आनी चाहिए। सिलेक्शन अच्छी हो, एंट्री सही जगह पे हो, और एग्जिट का जो डिसीजन है वो देन एंड देयर हो, एग्जॉशन हो या बाहर, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो जनाब, शॉर्ट टर्म में मैं ऐसा देखता हूं कि अगर वैसे तो मार्केट में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर मार्केट 44,874 के नीचे ही रहती है तो मसला तो है, ये कंटिन्यू करेगा प्रेशर। क्योंकि अगर आपको पिछली कॉल याद हो, इस लेवल के नीचे तो ज़्यादा प्रेशर है और मार्केट की क्लोजिंग इसके पास ही है, तो 44,874 के नीचे ट्रेड करती है तो प्रेशर कंटिन्यू करेगा। आपको आज वॉल्यूम नज़र नहीं आया, हो सकता है पीर के दिन वॉल्यूम नज़र आ जाए, और अगर वॉल्यूम नज़र आ गया तो आप सोचिए ज़रा, इंडेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी 500-600 पॉइंट नीचे जाना। बल्कि मैं आपको इसमें अहम लेवल भी बता देता हूँ। अगर 44,874 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो 44,400 तक तो मार्केट बासानी जा रही है। ये जो 44,394 और 372 कह रही है, बासानी जा रही है। उसके बाद 44,000, 44,190 को भी डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। तो ये तो सूरत हाल है शॉर्ट टर्म की। तो मैंने मंडे की कॉल में आमतौर पे हम एक आउटलुक भी देने की कोशिश करते हैं, तो दोनों चीज़ें बता दी। और मैंने इसमें यह भी लिख दिया है कि मैं बुल्स पे बिलीव नहीं करूँगा जब तक कम अज़ कम 45,421, 375 के ऊपर मार्केट रुके नहीं। तो क्या मतलब हुआ, 45,375 के नीचे नीचे मार्केट एग्जॉस्ट हो तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं हम शॉर्ट नहीं करते, ना करें, अच्छी बात है, नहीं करते कोई बात नहीं है, कोई अख्तलाफ नहीं है, अपना माल बेच दें, दोबारा ख़रीद लीजिएगा। ये शॉर्ट तो नहीं है ना। अगर आपका मामला शरई है तो उसमें ये शॉर्ट तो नहीं है, तो माल बेच दें। नहीं हिम्मत होती आधा बेच दें, नहीं हिम्मत होती 25% बेच दें। तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ वहाँ भी हो सकता है, उससे पहले पहले हो सकता है, उसके ऊपर तो मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा। और अगर 874 के नीचे चल रही है तो डिप्रेशन है। जो बेच चुके हैं उनकी बाइंग बैक टारगेट कीजिए, स्प्लिट बाइंग कीजिए, एक्यूमुलेशन कीजिए, और अपने टोटल पैसों का, फंड्स का, जो आपके टोटल फंड है उसको 70-80% तक एक्यूमुलेट कीजिए, इतना मान लीजिए। जो टारगेटिंग हो रही है उसमें कुछ ना कुछ पैसे अपने पास रखिए बोनस बाइंग के लिए। कुछ स्टॉक ऐसे आएंगे, बीच में कोई कॉल दे दी जाएगी जो बोनस बाइंग होगी। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। दुआ करूँगा कि आप कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद, खुश व खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।